वेलकम एवरीवन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जो रंग है वो हमें क्यों प्रतीत होते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था कि भाई बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देता है, द्रष्टव्य जो फ्रीक्वेंसी है तो वो हमें दिखाई दे जाती हैं। और फिर कि एक वस्तु के ऊपर जो सफेद प्रकाश पड़ेगा जिसमें 7 रंग हैं, उनमें से जो परावर्तित होकर हमारी आंखों में आएगा, तो जो परावर्तित होकर हमारी आंखों में आ रहा है वही रंग हमें प्रतीत होता है। जो चीज अवशोषित हो गई, किसी वस्तु ने अवशोषित कर ली, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसका जो पूरक रंग है वो हमें दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे रंग के पीछे जो सिद्धांत दिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए कि भाई अगर इस प्रकार का कोई चीज जुड़ी हुई है तो वो रंग बनाएगी, ऐसी चीज नहीं है तो रंग नहीं होगा। किसी डाई के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो हम बेसिकली दो सिद्धांत ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है ओटो विट साइंटिस्ट का, यानी कि जो जर्मनी के एक बहुत बड़े रसायनज्ञ थे, ओटो विट। उन्होंने भी रंगों के बारे में बताया। और दूसरा जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो उसके बाद में आई, जिसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार की संरचना होने पे वस्तु पे रंग आएगा, या फिर हमें कोई रंजक बनना है, कोई डाई बननी है, या कोई पदार्थ रंगीन होना है, तो उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ओटोविट है उसने क्या सिद्धांत दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम ओटोविट के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ओटोविट ने 1876 में बताया था कि भाई कोई भी डाई है तो वो उसकी जो आणविक संरचना है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो डाई है या नहीं है। सामान्यतः किसी भी कार्बनिक यौगिक में, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है रंग तब दिखाई देगा जब उसके अंदर अनसैचुरेशन हो, असंतृप्त समूह हो। ठीक है ना। असंतृप्त के बारे में हमने कब जाना था, जब हमने ऑयल एंड फैट वाला चैप्टर किया था। वहां भी तो हमने देखा था ना कि असंतृप्त जो थे फैटी एसिड वो थे, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम वहां पे जान चुके हैं। तो जिनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके के हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल हो तो वो होते हैं असंतृप्त। अब जो असंतृप्त होगा उसके अंदर रंग पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओटोविट ने ये कहा कि कई बंधनों वाले समूह जो रंग का निरूपण करते हैं, रंग का सृजन करते हैं, ऐसे समूह जिनकी वजह से रंग होता है किसी भी अणु का, किसी भी यौगिक का, तो वो वाला समूह क्या है, क्रोमोफोर है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब है कलर, और फोर का मतलब बनाने वाला, यानी रंग बनाने वाला। किसी भी एक यौगिक के अंदर, किसी भी अणु के अंदर रंग का जो कारण बनेगा वो क्या बनेगा, क्रोमोफोर बनेगा। तो क्रोमोफोर क्या क्या होते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एक बेसिक क्रोमोफोर का एग्जांपल लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया में इतने ही क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर बहुत ज्यादा हैं। इनमें से हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, NO2 होता है। ये किसी के पीछे ये NO2 इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये एक नाइट्रोजन की तरफ से यहां से जुड़ा होगा उस अणु के साथ, उस यौगिक के अंदर। तो NO2 क्या है, एक क्रोमोफोर है, इसकी वजह से रंग बनता है। दूसरा है एजो ग्रुप, जब N डबल बॉन्ड N हो, ये यहां भी कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा और यहां भी कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। ये भी एक क्रोमोफोर का काम करता है। ऐसे ही पोलीइन, वैसे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक एल्कीन बनाएगा, लेकिन अगर ये एल्कीन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ डबल, यहाँ आगे सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल के बाद आगे फिर डबल आ जाए, तो ऐसा क्या होगा, डबल सिंगल, डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, इस तरीके से इसको बोलेंगे पोलीइन। तो कंजुगेटेड जो पोलीइन है यह भी रंग का कारण बनते हैं। वस्तु या फिर उस पदार्थ का जो है रंग दिखाई देता है अगर उसके अंदर पोलीइन है तो। उसके बाद क्यूनोइड भी एक एग्जांपल है। क्यूनोइड में भी तो क्या है, अल्टरनेट डबल सिंगल है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ सिंगल सिंगल, फिर डबल, यानी कि
डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, इस तरीके से जो आ रहा है क्यूनोइड सिस्टम। तो 6 मेंबर रिंग है, इसके यहाँ भी डबल और यहाँ भी डबल, तो ऐसी जो संरचना होगी वो भी रंग का कारण बनेगी। तो हम ऐसी संरचना किसी भी यौगिक के अंदर है, किसी अणु के अंदर है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोफोर है। ये क्या है इसका? क्रोमोफोर। ये क्या काम करेगा? रंग का कारण बनेगा। इसको तो रंग देना है, इसको तो, इसने तो क्या कर दिया, उस वस्तु को रंगीन बना दिया है। अब ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ इतना ही रहेगा, मॉलिक्यूल में तो इससे कुछ ना कुछ और भी जुड़ा रहेगा ना। इसके साथ जो जुड़ा रहेगा, उस जुड़े हुए को और इस क्रोमोफोर को मिला के जो बनेगा, यानी कि क्रोमोफोर जहां जाके किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो जो यौगिक बनेगा, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजन बोलते हैं। क्रोमोजन या क्रोमोजेन। जो क्रोमोजन है वो एक्चुअली में क्या होता है कि क्रोमोफोर को एक ठैया मिल गया। क्रोमोफोर को क्या मिल गया? ऐसी जगह मिल गई जिसके साथ वो जुड़ के रह सकता है, वो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना सकता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोजन। तो सीधी सी बात यह है कि क्रोमोजन जो है एक रंगीन पदार्थ बन गया। क्रोमोफोर को तो क्या जरूरत थी? किसी से जुड़ने की। लेकिन जब ये क्रोमोजन बन गया, तो इसे किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल और स्थिर अणु बन जाता है। लेकिन किसी के स्टेबल या स्थिर अणु बनना ही काफी नहीं है किसी के लिए, एक डाई बनने के लिए। डाई को तो क्या करना पड़ेगा? एक रासायनिक आबंध बनाना पड़ेगा वस्तु के साथ। कपड़ा है या फिर अपना कागज है, किसी को भी रंगीन बनाना है ना, तो उसे रासायनिक आबंध बनाने के लिए उसे एक चीज की और जरूरत पड़ती है, और उसका नाम है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम जो है, ऑक्सोक्रोम का मतलब ऑक्सो एंड क्रोम। ऑक्सो का मतलब है इंक्रीज करने वाले, बढ़ाने वाले, यानी कि उत्तेजित करने वाले, समझ लो एक किस्म से। तो ऑक्सोक्रोम क्या है? रंग बढ़ाने वाले या रंग को गाढ़ा करने वाले। इनका क्या काम होता है कि आपके पास क्या था, देखो हम इसको किससे समझते हैं? स्ट्रक्चर से समझते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी यौगिक के अंदर मान लिया क्रोमोफोर है, तो उसका रंग होगा। लेकिन वो क्रोमोफोर अकेले तो रह नहीं सकता, किसी अणु के अंदर है, तो उस अणु का बाकी वाला हिस्सा जो इसको धारण किए हुए, क्रोमोफोर को धारण किए हुए है, ये टोटल मिल के क्या बन जाएगा? एक क्रोमोजन बन जाएगा। क्या बन गया? क्रोमोजन। लेकिन क्रोमोजन रंगीन पदार्थ होते हुए भी इतनी क्षमता नहीं रखता है किसी चीज से जाके चिपक जाए, उसको रंगीन बना दे। तो इसको किसी चीज से जाके चिपक के दूसरी चीज को रंगीन बनाना है ना, तो उसके लिए इसे क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए इसे ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन के साथ लगी हुई वो स्पीशीज है, वो ग्रुप है, जो उसको रासायनिक आबंध बनाने में मदद करेगा। किसके साथ? कपड़े के साथ, वस्तु के साथ, कागज के साथ, जिनको भी रंगीन करना है, जिसको भी रंगना है ना। भाई चुन्नी ही रंगनी है तो क्या होगा? चुन्नी का जो कपड़ा है ना, उसके साथ जाके कौन चिपकेगा? उसके साथ जाके ऑक्सोक्रोम चिपकेगा। और बाकी रंग का कारण कौन बनेगा? ये क्रोमोफोर बनेगा। और क्रोमोफोर अकेले तो रह नहीं सकता, तो ये क्रोमोजन के रूप में रहेगा, यानी मॉलिक्यूल के अंदर बीच में बैठ के रहेगा। क्रोमोजन एक मॉलिक्यूल है जिसका एक हिस्सा क्रोमोफोर है। ये रंग का कारण एक हिस्सा है, जुड़ने का कारण दूसरा हिस्सा है, और ये बन गई अपनी डाई। तो ओटोविट ने तो यही बात की थी कि भाई जो है, क्या होगा किसी डाई के अंदर? डाई के अंदर सबसे पहले क्रोमोफोर होगा, फिर वो क्रोमोफोर अपने से एक अलग ग्रुप के साथ जुड़ के एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, जिसको क्रोमोजन कहना है, रंगीन पदार्थ। वो रंगीन पदार्थ में चिपने की क्षमता आ जाए, इसके लिए उसके ऊपर ऑक्सोक्रोम जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ऑक्सोक्रोम एक नहीं, दो काम करते हैं। सिर्फ जुड़ता ही नहीं है, सिर्फ जोड़ता ही नहीं है ये कपड़े वगैरह से, ये दूसरा काम क्या करता है कि ये रंग को गहरा या गाढ़ा भी कर देता है। एक तो फीका फीका डल सा रंग हो, एक बिल्कुल चमकीला भड़कीला रंग हो, तो क्रोमोजन क्या करेगा? उस रंग को भी एनहांस करेगा। और दूसरी चीज क्या करेगा? वो उस वस्तु या कपड़े के साथ रासायनिक आबंध भी बनाएगा। तो क्रोमोजन के काम क्या है? रंग देना। और ऑक्सोक्रोम का काम क्या है? कि उस रंग को किसी चीज से चिपका दे और रंग को एनहांस कर दे। तो ये हमारा ओटोविट का सिद्धांत था डाई के लिए, या डाई के रंग के लिए।
इसके बाद जो अगला सिद्धांत है, देखो अभी अगले सिद्धांत से पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो है पिक्रिक एसिड है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका जो आईयूपीएसी नेम है। तो इसके अंदर क्या है, ये NO2 ग्रुप, NO2 क्या थे, क्रोमोफोर थे, हमने अभी भी देखे हैं। तो ये 3 क्रोमोफोर इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक ना आधा, 3 क्रोमोफोर जुड़े हुए हैं। और ये क्रोमोफोर जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने, ये इतना बड़ा क्रोमोजन बना दिया। इतना बड़ा क्या बन गया, ये क्रोमोजन। हम दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये बन गया हमारा भाई क्रोमोजन। ये क्रोमोजन पीले रंग का होता है, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल है पिक्रिक एसिड के नाम से। ये ये क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर, ये क्रोमोफोर, और टोटल सारे क्रोमोफोर और इनको बेस प्रदान करने वाला ये जो हिस्सा है, ये सारा मिलके क्या बन गया, हमारा क्रोमोजन बन गया। लेकिन इस क्रोमोजन में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जाके कपड़े से चिपक जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सोक्रोम। और हमें जो ऑक्सोक्रोम मिला वो है ये OH। यहाँ पे जुड़ गया OH, ये जाके कपड़े से जुड़ेगा। ये क्या क्या काम करेगा, ऑक्सोक्रोम क्या क्या काम करता है, रंग को एनहांस करेगा, रंग को अच्छा करेगा, रंग को गाढ़ा करेगा। और दूसरी चीज क्या करेगा, ये चिपकने में मदद करेगा उस वस्तु से, उस कपड़े वगैरह से। तो ये एक पीले रंग की डाई है पिक्रिक एसिड, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। सेम हमने यहाँ पे ऊपर क्या देखा था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन को देखा था, जो कि रेड कलर की डाई थी। ये लाल रंग की डाई है और ये पीले रंग की है। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है रंग के लिए, वो है वैलेंस बॉन्ड का सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड का दृष्टिकोण भी कह सकते हैं हम उसे। तो वैलेंस बॉन्ड का जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से किसी भी अणु का जो रंग होगा ना, वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो आद्य अवस्था है, यानी ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है, उसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। देखो, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी शांत है, शांत को क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। मान लिया कि ये शांत अवस्था की एनर्जी है। जब वो गुस्से में होता है या फिर किसी बात से उत्साहित होता है, तो उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है ना। जब वो बहुत ज्यादा खुश है या बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यही काम किस में होता है, अणुओं में होता है। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। जब वो शांत होता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लेकिन जब वो एक्साइटेड होते हैं तो वो यहाँ ऊपर चले जाते हैं। एक्साइटेड क्या है, एनर्जी लेके ऊपर चले जाना। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है। थोड़ी सी भी ताकत, एनर्जी आप इसको दोगे, ये यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाएगा। जैसे एक शांत इंसान को गुस्सा दिलाओगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा। सेम यही केस इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। एनर्जी आएगी तो यहाँ से ये ऊपर, ऊपर से वापस नीचे आएगा। अगर ऊपर जाते वक्त इसे एनर्जी लेनी पड़ रही है, वो वापस आते वक्त क्या करेगा, ये एनर्जी छोड़ेगा। ठीक है ना। तो जितना इनके बीच में गैप होएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में जितना ये गैप है, उस गैप की एनर्जी छोड़ेगा। और एनर्जी कौन सी छोड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक हिस्सा कौन सा है, जो दिखाई दे जाए, यानी कि विजिबल रीजन, यानी सफेद प्रकाश का कोई ना कोई हिस्सा। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में दोलन करते हैं, ठीक है, तो दोलन करते वक्त प्रकाश पुंज से ये क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। जो विजिबल रीजन है ना, उसकी एनर्जी से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी लेंगे तो जो अवशोषण हुआ और उत्तेजना पैदा हो गई इसके अंदर, तो दोलन का आयाम बढ़ जाएगा, या कहूं फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अप डाउन अच्छे से चलता रहेगा। जब भी ये अवशोषण किस में होएगा, विजिबल रीजन में, यानी दृश्य क्षेत्र में होएगा, तो हमें वो चीज रंगीन दिखाई देगी। क्यों, हमने जब सबसे शुरू में देखा था, क्या देखा था सबसे शुरू में, कि भाई अगर कोई एक रंग एब्जॉर्ब किया जाए, जैसे हरे रंग को किसी ने सोख लिया,
मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते वक्त इसने हरा रंग सोखा, तो हरा रंग सोखा गया, हरा सोख लिया तो हमें कैसा दिखाई देगा? अब हमें देखा जामुनी। भाई हमें वो चीज जामुनी दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि उस वस्तु के अंदर जो अणु थे, अणुओं में जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट थी, उसका जो गैप था, उतनी एनर्जी सोखी। और वो एनर्जी कितनी थी? जितनी हरे रंग की ताकत होती है। तो बस उसको सोख लेगा, उसको सोख लेगा, बाकी को छोड़ देगा, बाकी मिल के सारा कैसा हमें जामुनी दिखाई देने लग जाएगा। तो सेम यही चीज क्या किसने बताई है? वेलेस एंड मोड थ्योरी ने ही बताई थी ये बात, जो हमने पहले पढ़ी है। तो इस तरह का अनुनाद या रेजोनेंस जो होएगा, उसमें शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उत्तेजित अवस्था और आद्य अवस्था के बीच में अंतर उतना ही कम होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर नीचे आना जाना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लेवल की जरूरत थी, नीचे ऊपर ही बहुत सारे लेवल की जरूरत थी। तो वो हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब यहाँ पे बहुत सारे लेवल पास पास होंगे और नीचे वाले में बहुत सारे लेवल पास पास होंगे, तो शुरू में जो गैप इतना सारा चलना पड़ रहा था ना, अब इतना नहीं, इतना सा चलना पड़ेगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट, EXCI TED, एक्साइटेड स्टेट, और जो आद्य अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, उसके बीच में गैप कम होता जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है कि भाई एक ग्राउंड फ्लोर है, एक अपर फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे एक आदमी खड़ा है, अपर फ्लोर पे एक आदमी खड़ा है। अगर उनके बीच का गैप देखेंगे तो जितनी डिस्टेंस है वो वाली। लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी सीढ़ियां चढ़ने के बजाय बहुत सारे लोग, जैसे दही हांडी में नहीं होते हैं जन्माष्टमी में, बहुत सारे लोग नीचे, फिर उसके ऊपर खड़े हो गए, फिर उसके ऊपर खड़े हो गए, तो गैप कम हो जाएगा ना। सबसे ऊपर वाला जो लड़का है वो ऊपर तक पहुंचने में काफी ज्यादा नजदीक हो जाएगा, इतनी ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो जो ऊपर वाले और नीचे वाले का गैप है वो कम हो जाता है। भाई एक बच्चा है नीचे खड़ा है दही हांडी के लिए, उसको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे से 50 लोग हैं तो 20 लोग नीचे, फिर 10 उसके ऊपर, फिर 5 उसके ऊपर, इस तरीके से अगर जाएंगे तो क्या है, वो गैप कम होता गया ना। कुछ इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। बाकी क्लोजली स्पेस जो लाइन है, क्लोजली स्पेस जो एनर्जी लेवल है, उसकी वजह से ऐसा होता है, जिसको अभी के लिए समझाना इतना आसान नहीं रहेगा। उसके बाद अगर गैप कम है तो जोर कम लगाना पड़ेगा। नीचे वाले को बहुत ऊपर जाना है, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, गैप ज्यादा है तो। अगर गैप को घटा दिया, गैप इतना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, गैप कम है तो कम एनर्जी चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो, किसी को, कोई शांत है, उसको थोड़ा बहुत गुस्सा दिलाना है, तो आप उसे एक दो बार सुना दो ऐसी जिससे उसको गुस्सा आ जाए। और आपको ज्यादा गुस्सा दिलाना है, बहुत सारी बातें ऐसी कर दो उसके साथ, उसका पेन निकाल लो, उसकी कॉपी लेके चले जाओ, उसको दो ही मत, उसको ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा गैप है, उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी जिसी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो रंग को अवशोषित करेगा, और रंग सोखेगा तो दूसरा रंग दिखाई देगा, दूसरा रंग दिखाई देगा। तो भाई यही तो देख रहे हैं, रंग ही तो देखना है। तो दो अवस्थाओं के बीच में अगर गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी को सोखेगा। अगर दो के बीच में गैप कम है तो कम एनर्जी को सोखेगा। अब एक चीज थोड़ी ध्यान रखने की है, जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है वो ज्यादा कब होएगी? जब फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा वो कम हो। अब बिल्कुल हिंदी में समझते हैं इस बात को। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर गैप ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है कम तरंग दैर्ध्य, कम वेवलेंथ। तो अगर गैप ज्यादा था तो छोटी वेवलेंथ को सोखेगा, छोटी को सोखेगा
तो जो है हमें पूरक रंग हल्के रंग का दिखाई देगा। अगर गैप कम है, अगर गैप ज्यादा होने के बजाय कम है, जब गैप कम है तो कम एनर्जी सोखेगा, तो ज्यादा वेवलेंथ सोखनी पड़ेगी। ज्यादा वेवलेंथ को सोखेगा तो हमें रंग गहरा दिखाई देगा, उसका पूरक रंग गहरा होगा। हमें तो सोखे हुए का पूरक रंग दिखाई देगा। तो सोखे हुए का पूरक रंग अगर दिखाई दे रहा है तो सोखने वाले पे डिपेंड करेगा ना कि कैसा सोखा गया है, वैसा रंग हमें दिखाई देगा। तो अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, रंग उतना गहरा होगा। और अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा कब होएगी? जब एनर्जी गैप कम होएगा। जब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में गैप कम होएगा तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य सोखनी पड़ेगी, और अगर गैप ज्यादा होगा तो कम सोखी जाएगी। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे उल्टा रिलेशन है। आप इसको क्या कह सकते हो? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। जैसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कम वेवलेंथ, और अगर कम एनर्जी चाहिए है, एनर्जी कम चाहिए है, तो वेवलेंथ यानी नैनोमीटर में वो ज्यादा वाली अवशोषित की जाएगी। अब जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, भी कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे दही हांडी वाली बात की थी ना मैंने। यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड के अंदर क्या है? दो ही इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड के अंदर दो है, आप सिग्मा वाली छोड़ दो, पाई के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस मोलिक्यूल की बात करें तो दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे, कितने हो गए? चार। यहाँ पे करें तो दो, दो चार, और दो छह इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना? अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो गैप क्या है? एनर्जी का कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम होगा तो ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य वाला है उसको सोखेगा। ये कम तरंग दैर्ध्य को सोखता है, छोटी लैम्डा है 175 नैनोमीटर। ये उससे ज्यादा होगा, सोखेगा 217 नैनोमीटर, और ये उससे भी ज्यादा को सोखेगा 258 नैनोमीटर। जितनी ज्यादा वेवलेंथ को ये सोखेगा उतना ज्यादा गाढ़ा रंग हमें उस वस्तु का प्रतीत होगा, क्योंकि उसके पूरक रंग जो होंगे, सोखे हुए के पूरक रंग उतने ही गाढ़े होते जाएंगे। तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड का सिद्धांत। तो आज हमने दो सिद्धांत देखे। एक ओटोविट का सिद्धांत जिसने कहा क्रोमोफोर होगा जो रंग का कारण बनेगा। वो क्रोमोफोर क्रोमोजन के अंदर उपस्थित रहता है, क्रोमोजन बन गया। क्रोमोजन रंगीन पदार्थ तो है, लेकिन चिपकने के लिए और रंग को अच्छा करने के लिए और रंग को एनहांस करने के लिए उससे ऑक्सोक्रोम भी जुड़ा होगा। ये तो क्या था? ओटो विट का सिद्धांत। दूसरा किसने दिया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड का सिद्धांत जो है, वैलेंस बॉन्ड एक साइंटिस्ट का नाम नहीं था। एक मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे साइंटिस्ट के मिले जुले एक विचार को वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत कहते हैं। तो जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है वो क्या कहता है? जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये देखो यही तो चीज है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो, दो चार और दो छह इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का गैप कम हो जाएगा। गैप कम होगा एनर्जी का तो ज्यादा वेवलेंथ को अवशोषित करेगा। जितना ज्यादा बड़ी वेवलेंथ को अवशोषित करेगा उतना गाढ़ा रंग उसका पूरक रंग होगा, यानी कि प्रतीत होने वाला रंग होगा। तो इस प्रकार हमने दो सिद्धांतों को आज पढ़ा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।